हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। मैं राजेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले तो आपको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके लिए त्यौहार बहुत सारी खुशियां लेकर आए और ये उत्साह का त्यौहार है। भगवान राम इस दिन अयोध्या लौटे थे रावण का वध करके। तो ये एक धार्मिक पर्व तो है ही, उसके साथ में एक यही एक ऐसा पर्व बचा है जिसका लोग बहुत टाइम से इंतजार करते हैं। पूरे साल छुट्टियों के लिए अलग करते हैं, वो बात तो अलग है ना। केवल क्योंकि इस त्योहार के ऊपर सबसे ज्यादा छुट्टियां मिलती है तो वो चीज अलग है ना। उससे इसको नहीं जोड़े। इस त्योहार का बहुत खास महत्व है ना। बुराई पर अच्छाई की जीत है, मतलब ऐसा समझे आप, है ना। असत्य पर सत्य की, है ना। रावण का वध कर दिया था भगवान राम ने। तो देखो आगे की चर्चा करते हैं। तो इसमें परमाणु वाले चैप्टर में हमारे देखो, एक तो थॉमसन मॉडल हमने पढ़ लिया, रदरफोर्ड का एल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग पढ़ लिया, डाल्टन के बारे में भी थोड़ी बहुत हमारे चर्चा हुई थी। तो जो आज की क्लास है इसके अंदर एक तो है ना, कुछ हम बात करेंगे ये मतलब ड्रॉबैक्स की। तो याद करो थॉमसन ने क्या कहा था। थॉमसन ने कहा था कि परमाणु जो है वो एक धनावेशित गोला है, मतलब भरवा है, और इलेक्ट्रॉन बीजों की तरह उसके अंदर धसे होते हैं। उसकी त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर कोटि की होती है ना। मतलब उसकी गुणांक को संख्या आ सकती। और ये वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ये मैंने बताया था आपको, है ना। ये सारी कैलकुलेट करके बताई थी। ये चीज कैलकुलेट करने का तरीका लिखा था, याद करो। कल वो सोडियम का घनत्व दिया था 970 kg/m3। तो उससे आप है ना कैलकुलेट करके देख लेना, उससे है ना थोड़ी ज्यादा फील आएगी। तो आज की क्लास में जो है हम मेनली चर्चा करेंगे जो रदरफोर्ड के मॉडल के जो ड्रॉबैक्स थे। याद करो मैंने कल क्लास में, जब क्लास एंड हुई थी तब मैंने कहा था कि थॉमसन का जो मॉडल है उससे कई प्रकार की चीजों की व्याख्या हो गई थी। जैसे एक तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, एक जो आयनिक विसर्जन होता है ना गैसों के अंदर, उसकी हमने ये चर्चा कर ली थी। उसके अंदर क्या होता है, जब उसके ऊपर मतलब विभवांतर आरोपित किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित की जाती है गैस में से होके, तो उसके अंदर क्या होता है, आयन जो है वो ये अलग हो जाते हैं, धन आयन, और जो इलेक्ट्रॉन है वो अलग हो जाते हैं ना। और ये उसका कारण था। ये वो आयनिक उत्सर्जन के अंदर पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, इसकी हमने चर्चा कर ली थी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की पूरा चैप्टर है तो बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं, पूरा पढ़ेंगे, है ना। तो इसकी भी व्याख्या थॉमसन के मॉडल के आधार पर की जा सकती है। तो आज की जो क्लास में हम जो विशेष तौर पर चर्चा करेंगे वो अगर रदरफोर्ड के मॉडल का, या जो एल्फा कण प्रकीर्णन जो उसने प्रयोग किया था, उसने अपना जो मॉडल तैयार किया रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, इसकी क्या क्या ड्रॉबैक्स है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल मतलब ये 100% एकदम ये सत्य, ये मतलब सत्य साबित क्यों नहीं हो पाया है। तो इस परमाणु मॉडल में इसी की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला ड्रॉबैक क्या है कि जो रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है वो परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया। परमाणु का स्पेक्ट्रम रेखीय होता है, इसकी आगे चर्चा करेंगे। परमाणु का स्पेक्ट्रम रेखीय होता है, बहुत ही शानदार लेवल से चर्चा करेंगे, घबराना नहीं, एकदम पूरा उसका एक लेक्चर स्पेक्ट्रम का ही बनाऊंगा, जो हमारे काफी हिस्सा तो कोर्स में होगा और काफी हिस्सा कोर्स में नहीं होगा, तो वो केवल समझने के हिसाब से काम का होगा, है ना। परमाणु का जो रेखीय स्पेक्ट्रम होता है उसकी व्याख्या नहीं कर पा रहा था कौन, इसका ये मतलब रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। 2 नंबर में स्पेक्ट्रम रेखाओं की तीव्रता की व्याख्या नहीं कर पा रहा था, है ना, कि कईयों की तीव्रता कम होती है, कईयों की ज्यादा होती है, इस पर कौन उसके अंदर एक जीमान प्रभाव, स्टाक प्रभाव भी होता है ना, उसकी भी व्याख्या नहीं कर पा रहा था ना। स्पेक्ट्रम रेखाओं की विपाटन की व्याख्या नहीं कर पा रहा था। वो जो मैंने नोट्स दिए थे कम्युनिटी पोस्ट पे डाले थे ना, चैनल पे जाओगे तो उसके अंदर एक सेक्शन मिलेगा आपको कम्युनिटी पोस्ट का, देखना उसके ऊपर वो मैंने उसके अंदर ये मतलब इमेज अपलोड कर दी थी 3-4, तो वो देख देख के आप उसमें से उतार लेना, है ना। और यहाँ समझ लेना, पहले वीडियो देखे ना फिर वो नोट्स उतार ले, है ना। और कुछ काम की चीज यहाँ लगे तो यहाँ आपको लगे तो इसके अंदर आप क्या करना, नोट्स में भी उसको लिख सकते हो। अब देखो ध्यान से, तीसरा जो इसका ड्रॉबैक्स है ना, जो तीसरी कमी है इसके मॉडल की, वो सबसे काम की। वो कमी क्या थी कि रदरफोर्ड ने कहा था कि जो परमाणु है उसका अधिकांश भाग तो खोखला होता है, और उसका जो संपूर्ण धनावेश है 100%, और उसका लगभग संपूर्ण द्रव्यमान एक छोटे से भाग में केंद्रित होता है जिसको हम कहते हैं नाभिक, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। तो अगर हम हाइड्रोजन एटम का उदाहरण ले तो सोच के देखो, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ वर्ताकार कक्षा में कर रहा, ये गति कर रहा है, मतलब ये सर्कुलर मोशन है। क्या है ये, सर्कुलर मोशन, वर्ताकार पथ पर ये गति कर रहा है। तो वर्ताकार पथ पर गति करेगा तो सोच के देखो, वर्ताकार पथ पर गति करने के लिए ये तो हुआ वेग, एक त्वरण है जो हमेशा उसके सेंटर की तरफ होना चाहिए, जिसको हम रेडियल एक्सेलरेशन या विकेंद्रीय त्वरण बोलते हैं। इस त्वरण का काम क्या है, याद करो कि जो सर्कुलर मोशन है इसके अंदर 2 एक्सेलरेशन होते हैं, एक तो एआर और एक एटी। एटी का काम है, वेग जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसमें 2 चीज होती है, एक तो मैग्नीट्यूड होता है और एक होती है डायरेक्शन। वेग में अगर केवल मैग्नीट्यूड बदला तो भी वेग में चेंज आ सकता है,
जब भी वेग में परिवर्तन होता है तो त्वरण होता है, हम कहते हैं ना, त्वरण की वजह से वेग में परिवर्तन होता है। तो अगर केवल मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो ये तो भी त्वरण होगा, केवल डायरेक्शन चेंज हो रही है तो भी त्वरण होगा, दोनों में एक साथ चेंज आया तो भी त्वरण होगा, फिर वो नेट त्वरण हो जाएगा। इस त्वरण का काम है सर्कुलर पाथ पे गति करते हुए पार्टिकल के वेग की डायरेक्शन को बदलना। इस त्वरण का काम है सर्कुलर पाथ पे गति कर रहे पार्टिकल की वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बदलना, मतलब वेग के मान को बदलता है ये वाला, तो और ये वाला बदलता है डायरेक्शन को। क्या ये हमने चर्चा कर ली थी पहले 11वीं के अंदर ही, बहुत शानदार तरह से सर्कुलर मोशन पढ़ाई हुई है आपको, है ना। तो ये जो मोशन, ये जो है ए आर, ये अभिकेंद्रीय त्वरण है या त्रिज्यीय त्वरण है। ये सर्कुलर मोशन में कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो हो गया तो वर्ताकार पथ पर गति करते हुए पार्टिकल के हर पॉइंट पर उसकी वेग की डायरेक्शन नहीं बदलेगी, और अगर डायरेक्शन नहीं बदली तो वो सर्कुलर पाथ पर गति करेगा नहीं। तो सर्कुलर पाथ पर गति करने के लिए क्या सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि वर्ताकार पथ पर गति करता हुआ पार्टिकल हर पॉइंट पर अपने वेग के डायरेक्शन को बदले। क्या ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है? तो ऐसा कौन करता है? अभिकेंद्रीय त्वरण करता है। अब जो ये त्वरण है ये जीरो हो भी सकता है और ये जीरो नहीं भी हो सकता। अगर ये जीरो हुआ तो पार्टिकल की सर्कुलर मोशन हो जाएगी एक समान वर्ती गति, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और अगर ये दोनों जीरो नहीं हुए तो हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो वेग में मैग्नीट्यूड भी बदलेगा और डायरेक्शन भी बदलेगी। तो जो उसके साथ ही जो वैज्ञानिक थे रदरफोर्ड के, उन्होंने कहा कि भैया अगर तू कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन वर्ताकार पथ पर उसी प्रकार से गति कर रहा है जैसे ग्रह सूर्य के चारों तरफ करते, तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए, ये वाले इलेक्ट्रॉन के लिए जो वेग की डायरेक्शन है वो हर पॉइंट पे बदलेगी। अगर वेग की डायरेक्शन पॉइंट पे बदलेगी तो त्वरण जीरो नहीं होगा, मतलब ये एक त्वरित आवेश है। वो त्वरित आवेश याद करो क्या करता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और साथ में विद्युत चुंबकीय तरंगे भी छोड़ता है। क्या 3 पॉइंट याद रखने वाले थे? बोर्ड में भी आ चुका, कई बार पहले चर्चा कर चुके हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को हमने पढ़ा ही नहीं, 3 पॉइंट के आधार पर ही याद करो। तो ये इलेक्ट्रॉन जब वर्ताकार पथ पर गति करेगा तो ये एक प्रकार इसकी ये त्वरित गति होगी, और जब त्वरण होगा तो ये अपनी एनर्जी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में छोड़ेगा। हम जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंगे ऊर्जा ले जाती है, संवेग ले जाती है, सूचना ले जाती है कि नहीं? तो सोच के देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब इससे निकलेगी तो ये एनर्जी ले जाएगी, एनर्जी ले जाएगी तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होगी। ज्यादा एनर्जी के साथ में, सॉरी, ये कम एनर्जी के साथ में इतने बड़े पाथ पर ही गति कर सकता है, क्योंकि एनर्जी कम हो गई तो काइनेटिक एनर्जी भी कम हो गई, टोटल एनर्जी कम हो रही तो काइनेटिक भी कम हो रही, काइनेटिक कम हो रही तो रफ्तार का मैग्नीट्यूड घटेगा, और इसने कहा घटते घटते इसकी रफ्तार लगातार कम होगी, वर्ताकार पर छोटा होता जाएगा, छोटा होता होता अंत में जाके नाभिक में जा गिरेगा, सर्पिलाकार पथ पर गति करता हुआ, और परमाणु का स्थायित्व नहीं होगा, जबकि परमाणु का स्थायित्व होता है। थॉमसन का जो मॉडल है ना, परमाणु का स्थायित्व बताता था। वो कैसे बताता था कि परमाणु तदावेशित गोला है और इलेक्ट्रॉन उसमें बीजों की तरह धसे होते हैं, और थॉमसन ने कहा था कि परमाणु में जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी होता है, इसलिए परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। ऐसा कोई वहां पे सवाल खड़ा हुआ नहीं, लेकिन इस वाले मॉडल में सवाल खड़ा हो गया कि इलेक्ट्रॉन जाके ये सर्पिलाकार ये मतलब पथ पर गति करता हुआ नाभिक में जाके रहेगा और परमाणु का अस्तित्व होगा नहीं, ये इसने कहा रदरफोर्ड ने। तो ये इसका एक मेजर ड्रॉबैक बना, मतलब रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से जो अपना इसने मॉडल प्रस्तुत किया था उसका ये मेजर ड्रॉबैक था, है ना। तो ये अब आपको याद रखने लायक है और ये काम की चीजें बोर्ड में आ जाए तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एक दूसरा स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया, ये दोनों काम की चीज हो गई, है ना। अब देखो इसके बाद में एक ड्रॉबैक और होता है, सर जैसे हमने देखा अभी भी पढ़ा कि जैसे जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों तरफ सर्कुलर पाथ पे गति करेगा, तो सर्कुलर पाथ पे गति करता करता वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अंत में जाके नाभिक में गिर जाएगा, ऐसा हमने अभी भी पढ़ा। तो इसके अंदर देख, जब ये इस टाइप से इसके अंदर जाके गिरेगा तो इससे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलेगी, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो एनर्जी होती है वो एनर्जी किस चीज पे डिपेंड करती है, या इसकी जो आवृत्ति होती है, ऐसा समझ ले, आवृत्ति, इसकी आवृत्ति क्यों करती है आगे समझाऊंगा पूरा, बिल्कुल घबराना नहीं। स्पेक्ट्रम की अलग से चर्चा करेंगे, इसलिए मैं ज्यादा इसके बारे में अभी कुछ नहीं बोल रहा हूँ, पूरा लेक्चर चढ़ाऊंगा इसके ऊपर। तो इसकी जो आवृत्ति है वो लगातार चेंज होगी, और आवृत्ति जो होगी ना वो सतत होगी, मतलब लगातार घटेगी, हर संख्या होगी बीच में, है ना। जैसे मान ले कुछ टाइम पे आवृत्ति को मान ले ऐसा है कि 10 की घात 12 अर्थात है, तो उससे बाद में लगातार घटते घटते अंत में आके 0 हो जाएगी, तो लगातार वो आवृत्ति घटेगी। तो जब इसके स्पेक्ट्रम को स्पेक्ट्रोमीटर की सहायता से देखा जाएगा तो स्पेक्ट्रम सतत प्राप्त होगा। तो रदरफोर्ड के मॉडल के हिसाब से परमाणु का स्पेक्ट्रम सतत होना चाहिए, जबकि होता कैसा है, वास्तविकता में इसका मॉडल होता है रेखीय, और इसका स्पेक्ट्रम जो होता है वो होता है रेखीय,
तो परमाणु का जो स्पेक्ट्रम है वो रेखीय होना चाहिए, है ना। प्रैक्टिकली ऐसा देखा जाता है, लेकिन जो आपके रदरफोर्ड का मॉडल है उससे कैसा मिलता है, उससे होना चाहिए सतत, लेकिन मिलता रेखीय है। तो ये भी इसका क्या है, मेजर ड्रॉबैक्स है। तो जो रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है उसके क्या क्या ड्रॉबैक्स हो जाते हैं, परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम को ये नहीं समझा सकता है। इसके अनुसार परमाणु का स्पेक्ट्रम सतत होना चाहिए, जबकि होता है रेखीय। दूसरी चीज, स्पेक्ट्रम में रेखाओं की तीव्रता की व्याख्या नहीं कर पाता है। तीसरा, परमाणु के स्थायित्व को समझाता नहीं है, क्योंकि परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है वर्ताकार कक्षा में, वो धीरे धीरे जब उसकी वर्ताकार पथ की त्रिज्या घटेगी तो अंत में जाकर नाभिक में जा गिरेगा और इसका परमाणु का अस्तित्व होगा नहीं। सारे इलेक्ट्रॉन इसमें घुस जाएंगे ना, तो आवेश विनाश कर देंगे एक दूसरे का। तो ये चीज है भैया इसकी। तो ये था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो रदरफोर्ड के मॉडल की क्या समस्या थी, क्या ये अच्छे से पल्ले पड़ा। और रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है उसका नाम एक और होता है, ग्रेई मॉडल होता है ना। कई बार इसको है ना परमाणु का नाभिकीय मॉडल भी कह देते हैं, क्योंकि इससे नाभिक की खोज हुई थी। रदरफोर्ड ने ही नाभिक की खोज करी थी, है ना। ये श्रेय उसी को दिया जाता है। अब देखना ध्यान से एक चीज और, अब थोड़ा कैलकुलेट करते हैं नाभिक की त्रिज्या। तो अगर ये आपके ये मतलब नोट्स में नहीं हो तो इसमें है ना, इसको आप ऐसे लिख लेना कि निकटतम पहुंच की दूरी, हेडिंग लगा के। अगर पीछे कॉपी में किया हुआ नोट्स में तो लिखने की आवश्यकता नहीं, अगर नहीं किया हुआ है तो ऐसे लिख लेना, निकटतम पहुंच की दूरी। नाभिक की त्रिज्या इसने कैसे कैलकुलेट करी थी, याद करो। एक एल्फा कण 8,000 या 20,000 में से एक एल्फा कण वापस 180 डिग्री पर आ गया था, तो हमें उसे 180 डिग्री वाले एल्फा कण को पकड़ना है। जैसे ये सोने का नाभिक है, सोने का नाभिक, स्वर्ण नाभिक है ना, सोने का नाभिक। और सोने का जो नाभिक होता है, सोना कितने नंबर पे आता है, 79 नंबर पे आता है। तो क्या ये बहुत भारी है इसके कंपेरिजन। अब यहाँ से अल्फा कण मान लो निकला, अब जब ये अल्फा कण यहाँ जाएगा तो ये इसके पास में जाके ऐसे आ जाना है वापस। तो ये इससे क्या डायरेक्ट टक्कर नहीं करेगा, मतलब कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा। टक्कर में याद करो फिजिकल कांटेक्ट की आवश्यकता होती है, क्या बिना फिजिकल कांटेक्ट के टक्कर नहीं हो सकती। टक्कर में फिजिकल कांटेक्ट की कोई आवश्यकता नहीं, है ना। इसी हिसाब से ये टक्कर को हमने दो प्रकार का बताया था, प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ। तो इसके अंदर क्या होता है कि फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा कोई भी। जैसे ऐसा समझ लो, मान ले तेरे पास एक प्रोटॉन है और तूने दूसरा प्रोटॉन इस प्रोटॉन की तरफ फेंका बहुत ही भयंकर स्पीड से, तो इनके बीच में किसी भी टाइम पर बीच की दूरी r है, तो इस समय कूलाम बल कितना लगेगा दोनों के बीच में, k q1 q2 बटा r स्क्वायर। अगर तू यहाँ r का मान अगर 0 कर दे, जब प्रोटॉन इस प्रोटॉन के पास में पहुंच जाएगा, बिल्कुल मतलब जस्ट इससे टकरा जाएगा, तो क्या r 0 हो जाएगा। तो r 0 कर दे तो फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट। तो सोच के देखिए कभी भी r का मान 0 हो ही नहीं सकता है, इनफाइनाइट फोर्स लगेगा बंदे, है कि नहीं। इसकी रफ्तार इतनी, इनफाइनाइट फोर्स इनफाइनाइट होने बोले F बराबर m होता है, तो a का मान भी इनफाइनाइट हो गया, मतलब त्वरण अनंत होने का क्या मतलब हुआ। सोच के देख, पार्टिकल की रफ्तार, क्या ये इसको प्रतिकर्षण करेगा, तो क्या फोर्स इधर लगाएगा, क्या पार्टिकल की रफ्तार इधर है तो त्वरण भी इधर है। जब त्वरण और वेग विपरीत होते हैं तो वेग घटता है, और वेग घटते घटते 0 हो जाता है, बाद में पार्टिकल पलटी मारता है, देख वही कहानी वापस है। तो अगर त्वरण यहाँ पे अनंत हुआ, त्वरण अनंत होने का मतलब त्वरण इतना ज्यादा लग जाएगा कि कुछ ही एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के अंदर इस फोर्स को, ये फोर्स इतना हो जाएगा कि आर की, सॉरी जो वेग है इसका, इसकी वैल्यू 0 कर देगा, मतलब पार्टिकल को पूरी तरह रोक देगा। मतलब फिजिकल कांटेक्ट होगा ही नहीं इनके बीच। फिजिकल कांटेक्ट होगा तो फोर्स अनंत लग जाएगा, है ना। और ऐसा होना संभव नहीं, फिजिकल कांटेक्ट भी होगा। अब जब फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा तो ये किस प्रकार से आएगा, तो इसके पास में जाएगा ये और वापस इसे कुछ दूरी से प्रतिकर्षित होगी। जब इसकी पूरी एनर्जी खत्म हो जाएगी तो ये वापस आ जाएगा ना। यहाँ पे इसको थोड़ा दूर बना लेते हैं, ऐसा समझ लो। तो इसके सेंटर से जब ये दूरी ले हम तो आर नोट मान लो, कितने मान लो, आर नोट। तो देखिए यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या मैक्सिमम है, एल्फा कण की। जब ये जस्ट 20 मिनट के नाभिक से बाहर निकला था तब क्या इस समय पोटेंशियल एनर्जी 0 ले सकता है, तो बीच की दूरी बहुत ज्यादा है ना। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी तो ले ले लगभग 0, और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी यू फाइनल मान ले तो, और यहाँ काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 0। क्या यहाँ पार्टिकल का वेग 0 होगा, पार्टिकल पलटी मारेगा, दोबारा इतना रवाना हो जाएगा, है ना। अब देख यहाँ से तो अब एनर्जी कंजर्वेशन लगा, जब केवल कंजर्वेटिव फोर्स विद्यमान हो, मतलब जब घर्षण वगैरह और इस टाइप के नॉर्मल फोर्स कोई भी नहीं हो, तो याद कर वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, के इनिशियल प्लस यू इनिशियल बराबर के फाइनल प्लस यू फाइनल। ये बताएगा ना कब फॉर्मूला यूज करना है। तो के इनिशियल कितना देख, क्या काइनेटिक एनर्जी मैक्स है, यू इनिशियल हो गया 0, के फाइनल हो गया 0, यहाँ जगह पार्टिकल रुक गया एक्साइड के लिए, फिर रवाना हो। यू फाइनल कितना दे,
तो देख, तू अगर ध्यान से देखेगा तो तुझे पता पड़ेगा। नाभिक देख, यहाँ तू है ना 79 आ रहा है, तो ये इसकी द्रव्यमान संख्या, सॉरी ये इसका परमाणु क्रमांक होता है, तो इसको जेड से बता दे। तो यह इसका जो आवेश है वो हो जाएगा जेड प्लस का, है ना, नाभिक का। सोना आता है 79 नंबर पे, तो इसके नाभिक में 79 प्रोटॉन है। तो न्यूट्रॉन कितने हुए? न्यूट्रॉन तो उदासीन है, तो आवेश में इसका कोई लेना देना नहीं। न्यूट्रॉन इस संख्या में ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, या फिर बराबर भी हो सकते हैं। वो फिर इसके अलग अलग समस्थानिक हो जाते हैं, सोने के बहुत समस्थानिक होते हैं। तो ये 79 नंबर पे आता है। तो 79 प्रोटॉन है, तो एक प्रोटॉन पे आवेश ई होता है, तो इस पे धनावेश कितना हुआ? 79 इंटू ई, है ना, 79 ई। तो कोई भी जनरल नाभिक के लिए लेते हम जेड ही हो जाएगा, जेड उसका परमाणु क्रमांक हो जाएगा, परमाणु क्रमांक की प्रोटॉनों की संख्या, तो जेड ही हो गया। और एल्फा कण का आवेश कितना होता है? 2e, क्योंकि हीलियम का नाभिक है ये, और हीलियम में 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 नंबर पे आता है। हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो 2 प्रोटॉन है, जिसका भी इन दोनों का तो 0, तो 2e हो जाएगा ना। तो इसका तो 2e हो गया। बीच की दूरी देख, इस समय कितनी? r0। देख, 2 आवेशों का निकाय, और 2 आवेशों के निकाय की पोटेंशियल एनर्जी कितनी? क्या k q1 q2 बटा r होती? तो u बराबर हो जाएगा k2e ze, और बटा दे हो जाएगा r0। तो इसको उठा के यहाँ रख, तो प्लस का हो जाएगा k ze 2e बटा r0। तो कितना हुआ? तो ये हुआ काइनेटिक एनर्जी मैक्स बराबर, काइनेटिक एनर्जी मैक्स बराबर 2k ze स्क्वायर बटा r0। ये इसका फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी, है ना। इनके बीच में रिलेशन आ गया। अब देख, तू या तो ये काम कर ले, r0 को तो यहाँ ले जा, और k मैक्स को देख यहाँ रख दे उठा। ये निकटतम पहुंच की दूरी होती है। तो फिर रदरफोर्ड ने क्या दिमाग लगाया, मैं निकटतम पहुंच की दूरी निकाल लेता हूँ, और फिर एक r से थोड़ा कम मान लूंगा, नाभिक की त्रिज्या हो जाएगी। देख, नाभिक की त्रिज्या तो यहीं तक होनी कि नहीं होनी? तो यहाँ तक बने, r0 तो यहाँ तक है, तो इसे कुछ कम मान लेगा तो यहाँ तक की वो दूरी r0 हो जाएगी, वो लगभग नाभिक की त्रिज्या होगी। क्या यहाँ तक जो बताया अच्छे से पल्ले पड़ा? अब देख, इसके बाद तू चाहे तो वीडियो को पॉज करके उतार भी सकता है ना, जिनके पास अवेलेबल नहीं है ना। ये आपको मिलेगा, एक काम करना, विभव वाले चैप्टर में देखना, विभव और विभवांतर वाला पढ़ा था कैपेसिटर से पहले, वहां मिल जाएगा, चेक कर लेना एक बार निकटतम पहुंच की दूरी से। ये टॉपिक वहीं का ही है वास्तव में, याद करो, स्थितिज ऊर्जा वहीं पढ़ी थी हमने, और मैंने बताया था आगे दोबारा पढ़ाऊंगा एक बार ही। अब देखो इसके बाद आगे, तो r0 जो हमें मिला। अब देख, जो रदरफोर्ड ने जो एल्फा कण काम में लिए थे, वो मैं किताब का डेटा ले रहा हूँ, है ना, किताब का। उसने जो काइनेटिक एनर्जी मैक्स थी एल्फा कण की, वो थी 2.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी काइनेटिक एनर्जी का उसने एल्फा कण छोड़ा था। तो 2.3 इंटू, अभी यहाँ पे मेगा क्यों ले रहा हूँ मैं? क्योंकि नाभिक से जितने भी अल्फा बीटा गामा कण निकलते हैं ना, इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोटि में ली जाती है ना, बहुत ज्यादा होती है। 10⁻6 इंटू जूल में चेंज कर ले, 1.6 गुणा 10⁻−19 जूल, ये काइनेटिक एनर्जी हुई। तो r0 बराबर दे कितना है? 2 इंटू के का मान बता दो, 9 गुणा 10⁻9। जेड का मान बता दो सोने के लिए 79। ई का मान बता दो 1.6 गुणा 10⁻−19, और बटा क्या इसका स्क्वायर है यहाँ पे। और देख नीचे क्या लिखा जाएगा, 2.3 गुणा 10⁻6 इंटू 1.6 गुणा 10⁻−19। देख, इससे एक हाथ से एक हाथ कट गई। तो r0 की वैल्यू कितनी है? देख, 2 इंटू 9 इंटू 10⁻9 इंटू 79 हो जाएगा, और बटा हो जाएगा 2.3 गुणा 10⁻6, और इंटू हो जाएगा, ये ऊपर वाला है जैसे बच जाएगा, है ना, 1.6 गुणा 10⁻−19। इसको अब तो सॉल्व कर ले। जब तो इसको सॉल्व करेगा तो इसकी वैल्यू कुछ आएगी 10⁻14 मीटर के समथिंग, कुछ गुणा में संख्या आएगी 10⁻14 मीटर के समथिंग आने कुछ, है ना। इसको अब थोड़ा कम कर ले, नाभिक की त्रिज्या निकालने, थोड़ा कम कर ले। क्यों कम करेंगे अभी भी बताया। तो बता नाभिक की त्रिज्या क्या हो जाएगी? नाभिक की त्रिज्या बता, 10⁻14 के दोनों तरफ ले ले। क्या 10⁻14 के दोनों तरफ, एक तो होता है 10⁻−13 और एक होता है 10⁻−15। कौन छोटा है 10⁻14 से? -13 छोटा है या -15 छोटा है? सोचो देखो, -13 छोटा है, -15 छोटा है? -15 हुआ ना छोटा, -13 तो बड़ा हो जाएगा। -13 का क्या मतलब हुआ? 10⁻13 को नीचे ले जा, तो 1/10⁻13, फिर 1 लिख, 13 जीरो लिख, फिर 0 पॉइंट, उसके बाद तू 12 जीरो लिखेगा, फिर 1 लिखेगा। 10⁻14 में तू 13 जीरो लिखेगा, फिर 1 लिखेगा। 10⁻15 में तू 14 जीरो लिखेगा, फिर 1 लिखेगा। मतलब -13 बड़ा, फिर -14, फिर -15। तो -15 -14 से छोटा हुआ।
अगर ये छोटा हुआ तो देख नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर होती है। देख पल्ले पड़ा के नहीं पड़ा। तो नाभिक की जो त्रिज्या होती है वो 10⁻⁻15 मीटर कोटि की होती है। ये रदरफोर्ड ने कैलकुलेट किया था और ये इसी प्रकार से कैलकुलेट हुआ था जो हमने पोटेंशियल एनर्जी में पढ़ा था। और ये भी मैंने बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी काम की चीज है। तो वीडियो को पॉज करके उतार लेना जिनका पढ़ा हुआ नहीं है, और एक बार वैसे अगर पढ़ा हुआ है तो रिवीजन हो गया, अगर ये नहीं पढ़ा हुआ है तो कॉपी में उतार लेना। आइए आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद में जो है हमारे अब कुछ और छोटी मोटी हम चर्चा करते हैं। वो ये है चर्चा की, एक तो जैसे इसके अंदर होता है कि संघट प्राचल, है ना। ये देखो संघट प्राचल क्या चीज, ये क्या दूरी टाइप है एक प्रकार की, समझ लो। संघट प्राचल याद रख लेना है। संघट प्राचल इसके अंदर क्या होता है, जैसे ये नाभिक है, ये जो नाभिक है आपका पूरा परमाणु मतलब केवल नाभिक ही ले लो। इस नाभिक में उसने कहा था कि जो एल्फा कण जा रहा है उस एल्फा कण का जो वेग सदिश है, या उसका जो मतलब जो उसका ओरिजिनल जो पाथ है, जैसे कोई एल्फा कण ऐसे गया और ऐसे जाने के बाद में ऐसे विचलित हो गया। हम जानते हैं कि कई एल्फा कण थे जो मैक्सिमम तो आर पार निकल गए, जो बचे उनमें से भी मैक्सिमम 90 डिग्री से कम कोणों पर विचलित हुए। कुछ एल्फा कण 90 डिग्री से ज्यादा पर विचलित हुए, एक एल्फा कण वापस टकराकर 180 डिग्री पर लौट आया था। क्या ये हमने यहाँ तक अच्छे खासे लेवल पे चर्चा करी थी। तो संघट पराचल में हम क्या ले रहे हैं कि एल्फा कण कोई ऐसे गया और वो ऐसे निकल गया, तो इसका प्रारंभिक वेग सदिश क्या हुआ, ये देख, ये इसका ओरिजिनल पाथ, ऐसा समझ लो इसका ओरिजिनल पाथ। अगर नाभिक सामने नहीं आता इसके या पास में नहीं होता, ये किस वजह से गया, नाभिक के प्रतिकर्षण की वजह से, है ना। ये नाभिक जो था एल्फा कण भी धनावेशित, नाभिक भी धनावेशित, तो प्रतिकर्षण की वजह से इसको ऐसे भेज दिया, डेविएट हो गया ये। तो ये इसका ओरिजिनल पाथ है। तो एल्फा कण के ओरिजिनल पाथ और नाभिक के सेंटर के बीच की जो दूरी होती है बी, इसी को कहते हैं संघट प्राचल। संघट प्राचल ये कई जगह आपको न्यूमेरिकल में देखने को मिल सकता है। अब देखो संघट प्राचल का फॉर्मूला कैसे आता है, याद कर, अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा आर नोट का। आर नोट का फॉर्मूला है ये क्या था, 2kZe² बटा काइनेटिक एनर्जी मैक्स। मैक्स काइनेटिक एनर्जी थी मैक्सिमम वाली। तो आर नोट है ना, आर नोट यहाँ हम कर देते हैं जैसे देख बी, तो बी बराबर आ जाएगा, देख बी ये दूरी हो जाएगी, तो बी बराबर 2 को तो हटा दे, तो देख kZe² बटे इसको तो काइनेटिक एनर्जी रख दे चल, है ना, इके रख दे काइनेटिक एनर्जी चल। ये काइनेटिक एनर्जी मैक्स ही लेनी है ना, जब एल्फा कण बाहर निकलेगा उस समय मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, यह हो जाएगा cos θ/2। ये फॉर्मूला जो उसने कैलकुलेट किया था, कैलकुलेशन हमारे कोर्स में नहीं इसलिए छोड़ रहा हूँ, फालतू टाइम पास है। तो b बराबर kZe² cos θ/2 बटा इक्की, ये हो जाएगी इसमें संघट प्राचल। संघट प्राचल क्या होती है कि एल्फा कण का जो ओरिजिनल पाथ है, जो उसका प्रारंभिक वेग सदिश है, उसके और नाभिक के बीच की लंबवत दूरी जो होती है वो b कहलाती है। इसको संघट प्राचल के नाम से जाना जाता है। प्राचल का मतलब ऐसे वेरिएबल हो सकता है देखो, और इसका मतलब होता है कोलिजन। तो आप इसको चाहो तो कोलिजन वेरिएबल भी कह सकते हो, आपकी मर्जी। तो b बराबर kZe² cos θ/2 बटा इक्की, फॉर्मूले को याद रख लेना, और कहीं पे अगर वहां नहीं लिखा हुआ है तो कहीं पे इसको पास में लिख लेना। और ये डायग्राम देख लो, ये लिखा हुआ नहीं नोट्स के अंदर, पहले चेक कर लेना नोट्स में एक बार, है ना। ये लिखा हुआ तो वो तो उतारने की आवश्यकता नहीं। अब देखो जो बी है, बी का अब देखो यूज क्या है, बी का यूज है कि जैसे कोई एल्फा कण है, अब वो एल्फा कण मान लो ये नाभिक है और इसके सामने एक एल्फा कण गया था और वो जाके टकरा के वापस आ गया, तो इसके लिए संघट प्राचल बता कितना होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि प्रारंभिक वेग सदिश इसी लाइन पर है और नाभिक का सेंटर भी इसी पर है, तो दोनों के बीच की लंबवत दूरी क्या हो जानी, 0। ये जैसे देखो एल्फा कण ऐसे आया और वो ऐसे निकला था, तो ये उसका प्रारंभिक वेग सदिश था, ये दूरी b थी। जब इस लाइन को आप नीचे लाओगे तो ये b दूरी घटती जाएगी, 0 हो जाएगा। तो अगर b को तू लगभग 0 रख दे, है ना, b लगभग 0 रख दे, तो देख 0 बराबर, ये पूरा 0 में चला गया तो बराबर आ गया cos θ/2। बता कोट का मान 0 कहाँ होता है, 90 डिग्री पर होता है, तो cos θ/2 बराबर कितना हो जाएगा, 90, है ना, कोट 90। कोट ने कोट को मार दिया तो ये हो गया देख θ/2 बराबर 90, तो थीटा बराबर हुआ 180 डिग्री। मतलब जिसके लिए संघट प्राचल का मान 0 होगा वो कितने एंगल पर वापस आएगा, 180 डिग्री पर डेविएट होगा, विचलन कौन हो जाएगा 180 डिग्री उसके लिए। यहाँ जो थीटा है, थीटा देख, थीटा ही एंगल होता है, यहाँ पे ऐसे समझ लो। पार्टिकल को जाना इधर चाहिए था लेकिन वो गया इधर, यहाँ पे एक लाइन खींचते, तो ये एंगल जो हुआ थीटा, इसको कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन।
एंगल ऑफ डेविएशन, तो इसको विचलन कोण कह सकता है। क्या कह सकता है? विचलन कोण। ये विचलन कोण हो जाएगा इतने डिग्री पर पार्टिकल विचलित होगा। एक तो ये चीज है। अब एक चीज और है रदरफोर्ड के जो इस मॉडल से निकल के आती है, वो देख क्या है, वो है कि जो किसी भी एंगल पर परकेंडित होने वाले इलेक्ट्रॉन अल्फा कणों की संख्या क्या होगी, कि किस एंगल पर कितने अल्फा कण परकेंडित हो रहे हैं, उनकी क्या संख्या होगी। तो उसने बताई उनकी जो संख्या है वो 1/sin⁴ θ/2 के व्युत्क्रमानुपाती होती है। sin की घात 4 θ/2 के व्युत्क्रमानुपाती होती है या 1/sin⁴ θ/2 के समानुपाती होती है। ऐसा फॉर्मूला निकल के आया। कुछ इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब इनकी कैलकुलेशन किसी की भी नहीं करेंगे हम, लेकिन अनुपात वगैरह के कई बार इनके सवाल आ जाते हैं। अगर तो थीटा और इसके बीच में ग्राफ बनाना चाहिए, यहाँ तो परकेंडन कोण हो जाएगा थीटा और यहाँ हो जाएगा एन, तो इस टाइप का ग्राफ बनेगा अति परवलयाकार, है ना। घात 4 है तो इस टाइप का ग्राफ बन जाता है, जानते हैं हम पहले। आप चाहो तो ग्राफ बनाकर भी देख सकते हो। अब देख सवाल हमारे किस टाइप का आएगा। मैं तुझे कहूँ कि जैसे 90 डिग्री के ऊपर 90 डिग्री पर अगर डेविएट होने वाले पार्टिकल की संख्या 10 है, 90 डिग्री पर डेविएट होने वाले पार्टिकल की संख्या कितनी है? 10 है। तो मुझे बता कि थीटा बराबर 60 डिग्री के ऊपर कितने पार्टिकल डेविएट होंगे। सवाल ध्यान से सुन लो, उसमें नहीं लिखा हो तो उतार लेना, सवाल लिख लेना। यदि 90 डिग्री के ऊपर 10 पार्टिकल डेविएट होते हैं तो बताओ थीटा बराबर 60 डिग्री के ऊपर कितने पार्टिकल डेविएट होंगे। तो इनका अनुपात देख ध्यान से, तो क्या हो जाएगा n1/n2 बराबर हो जाएगा sin की घात 4 θ2/2 और sin की घात 4 θ1/2। व्युत्क्रमानुपाती है तो अनुपात में n1 ऊपर आ रहा है तो θ1 नीचे आएगा। तो देख n1 का मान इसने दिया 10, n2 का मान ज्ञात करना है। साइन की घात इनके ना होल घात तो 4 लगा देना। साइन θ2 का मान कितना देख 60, तो साइन 60/2 और बटा हो जाना है साइन 90/2 और पूरे की घात हो गई 4। अब देख साइन 30 हो गया है तो साइन 30 का मान कितना होता है बता, 1/2 होता है। तो 1/2 और इंटू ये हो गया साइन 45, साइन 45 का मान 1/√2 होता है और पावर हो गई 4। अब देख तो इसको क्या लिख सकता है, 1/√2 लिख सकता है। √2 से √2 बार कट गया और पावर हो गई 4। तो देख कितना लिखा गया, 1/√2 की घात 4 कर तो 1/4 हो जाना है। तो कितना आया देख 10/n2 और बराबर आया 1/4। तो n2 की वैल्यू कितनी आई, n2 की वैल्यू आ गई 40। देख ये बताओ अच्छे से पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा। n2 को तो इधर गुणा कर दे, है ना, n2 को तो इधर गुणा कर दे 1 से और ये 4 से गुणा हो जाएगा, 10 × 4 हो जाएगा 40। कैलकुलेशन तो एक बार चेक कर ले, हो सकता है कहीं कोई गड़बड़ नहीं हो जाए। तो ये 10 है बटा n2 है, साइन 60/2 तो हो जाएगा साइन 30। अगर ऊपर n1 लिया है तो नीचे क्या लेना पड़ेगा, नीचे θ1 लेना पड़ेगा। n2 नीचे लिया तो ऊपर आ जाए, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती होता है। अभी भी फॉर्मूला लिखा है। n थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, n थीटा परपेंडिकुलर होता है 1/sin की घात 4 θ/2। इसको याद रखना, अपने दिमाग में रखना, है ना। तो क्या अच्छे से पहले पड़ा, ये सवाल उतार लेना कि अगर 90 डिग्री पर 10 पार्टिकल डेविएट होते हैं तो 60 डिग्री पर 40 पार्टिकल डेविएट होंगे। मतलब तो अगर थीटा का मान अगर 90 डिग्री से ज़्यादा लेगा तो तुझे पार्टिकल की संख्या वहाँ कम होती जाएगी। मतलब मोस्ट ऑफ पार्टिकल सीधे निकले, उन जो बाकी जो बचे उनमें से भी मैक्सिमम 90 डिग्री से कम कोणों पर, मतलब न्यून कोणों पर विक्षेपित हुए, और जो बाकी बचे वो 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल पर विक्षेपित हुए। एक पार्टिकल ऐसा था 8000 या 20000 के रेशियो में से जो 180 डिग्री पर वापस लौट कर आया। और भी तो कई प्रकार की इससे कैलकुलेशन करके देख सकता है, कोई मनाही नहीं। अब ये आपका काम है भैया। अब आगे आ जाओ। तो ये था रदरफोर्ड का एल्फा कण परकेंद्रन प्रयोग। तो ये कंप्लीट हो गया लगभग, है ना। अब इसमें एक चीज बच गई है जिसका नाम है, टॉपिक का नाम है बाइनरी सिस्टम। क्या नाम है टॉपिक का, बाइनरी सिस्टम। जो पहले पढ़ेंगे तो उसके बाद में बोर का मॉडल हम शुरू करेंगे। बोर का मॉडल शुरू करने से पहले ये पढ़ना पड़ेगा बाइनरी सिस्टम। अब देखो ये बाइनरी सिस्टम क्या होता है। बाइनरी बाइनरी सिस्टम का मतलब है कि जो नाभिक है, ऐसा समझो कि जैसे ये कोई प्रोटॉन है और यहाँ कोई प्रोटॉन है, तो अगर इस प्रोटॉन के पास में ले जाए, सर्कुलर पाथ में घुमाए, तो इसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ में कभी नहीं घूम सकता। जब भी दो पार्टिकल एक दूसरे के पास में आते हैं ना, तो वो हमेशा दोनों आवेशित पार्टिकल एक दूसरे के सेंटर ऑफ मास के चारों तरफ घूमते हैं। जैसे हमारे सौरमंडल में भी ऐसा होता है, हर बड़े लेवल से लेकर छोटे लेवल तक यही देखा जाता है
कि जब भी दो पार्टिकल, जैसे कई बार क्या होता है दो समान आकार के तारे हो जाते हैं, है ना, लगभग जिनके आकार में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है, तो वो अपने सेंटर ऑफ मास के चारों तरफ दोनों घूमने लगते हैं, उनको बाइनरी स्टार्स बोलते हैं। वो अपने सेंटर ऑफ मास के चारों तरफ चक्कर काटते हैं। तो देख दोनों का प्रोटॉन है, दोनों का द्रव्यमान समान है, तो क्या इनका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीच में होगा। तो ये जो पार्टिकल है ये इसके चारों तरफ घूमेगा और ये भी इसके चारों तरफ घूमेगा, इस टाइप से सेंटर ऑफ मास के चारों तरफ भी चक्कर काटेंगे। सेंटर ऑफ मास मतलब अब आप सोच रहे हैं इसलिए सेंटर ऑफ मास कहाँ से घुसा दिया, इसमें होता है ये वास्तविकता में ये होता है। अभी पल्ला ये आपके ये मतलब पूरा ये मतलब पल्ले पड़ेगा अच्छे से। अब देख हमने 11th में पढ़ा था कि दो मास है M2 और M1, ये फॉर्मूला याद करने के लिए भी कहा था। बीच की दूरी R है तो इसके सेंटर ऑफ मास बता कहाँ होगा। मान ले सेंटर ऑफ मास यहाँ, ये दूरी तो R1 मान ले और ये दूरी R2 मान ले। तो शायद 11वीं की कॉपी में चेक कर लेना। तो R1 बराबर बता कितना होता है, R1 बराबर होता है M2R बटा M1 प्लस M2 और R2 बराबर कितना होता है M1R बटा M1 प्लस M2। क्या कुछ ऐसा ही होता है R1 और R2 की वैल्यू। तो R1 R2 की ये वैल्यू है कि सेंटर ऑफ मास इस पार्टिकल से इतना दूर होगा, इस पार्टिकल से इतना दूर होगा। अब यही सेम कार्य तो लगा किसके लिए, यही सेम कार्य लगा नाभिक और इलेक्ट्रॉन के लिए। जैसे ये नाभिक है और ये आपका इलेक्ट्रॉन है, ये इसके चारों तरफ घूम रहा है। तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ नहीं घूम रहा है, नाभिक और इलेक्ट्रॉन का जो दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है इसके दोनों तरफ, इसके चारों तरफ दोनों घूम रहे हैं। जैसे इसका सेंटर ऑफ मास अगर यहाँ होता तो इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, ऐसे देखें इस टाइप से, ऐसे इसके चारों तरफ चक्कर लगाएगा सेंटर ऑफ मास। और जो नाभिक है वो भी इसके सेंटर ऑफ मास के चारों तरफ चक्कर लगाएगा। और सेंटर ऑफ मास किसका है, ना तो नाभिक का ना इलेक्ट्रॉन का, सिस्टम का है। दोनों के कारण जो सिस्टम बना है उसका जो सेंटर ऑफ मास है इसके चारों तरफ ये दोनों पार्टिकल घूमेंगे। क्या यहाँ तक जो बताया अच्छे से पल्ले पड़ा, इस सेंटर ऑफ मास के दोनों तरफ ये चक्कर काटेंगे। अब देख ये पार्टिकल का मास तो M1 मान ले, इसका मान नाभिक का M2 मान ले और बीच की दूरी R1 मान ले। तो R1 का मान निकाल। तो देख R1 का मान कितना आएगा, R1 और बीच की दोनों के बीच की दूरी तो R मान ले, तो R1 का मान आएगा M2R बटा M1 प्लस M2। अब देख जो नाभिक का जो द्रव्यमान होता है ना वो इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन अगर तो बहुत सारे भी ले लेगा तो भी इसके द्रव्यमान की भरपाई कर पाएंगे। मतलब नाभिक का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा होता है, क्योंकि प्रोटॉन नाभिक से बहुत ज्यादा भारी होता है। इलेक्ट्रॉन का तो 10 की घात -31 kg में होता है और इसका होता है 10 की घात -27 kg में प्रोटॉन का। मतलब प्रोटॉन काफी भारी इलेक्ट्रॉन से, तो इसका मास तो इसके कंपेरिजन में बहुत ही ज्यादा होता है। तो देख बहुत ज्यादा है तो M2 का मान बहुत ज्यादा है, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा R1 बराबर M2 बटे R, M1 को छोड़ दे तो M2 ने M2 को मार दिया तो R1 बराबर R। तो R2 का मान कितना आ जाएगा, सीधा ही बता दे, लगभग 0। लगभग 0 क्यों आएगा, देख R2 का मान कितना, R2 में M1R बटा M1 प्लस M2। अगर M1 नगण्य है तो पूरा नगण्य हो गया, तो R2 का मान लगभग 0। मतलब इस सेंटर ऑफ मास कहाँ है, नाभिक से, नाभिक से तो 0 दूरी पर है लगभग ही, और इलेक्ट्रॉन से जो दोनों के बीच की टोटल दूरी है उसके बराबर दूरी पर है। मतलब सेंटर ऑफ मास नाभिक पर ही है। सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, नाभिक के ऊपर ही है। जब नाभिक के ऊपर ही है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ चक्कर काटेगा, नाभिक के ऊपर। और नाभिक को हम स्थिर मान लेते हैं, यहाँ पे क्या मान लेते हैं, नाभिक को स्थिर। जब भी होता है एक बाइनरी सिस्टम है, क्या होता है बाइनरी। ये छोटी मोटी किताबों में मिलने वाली चीज नहीं, बहुत काम की चीज है ना, बहुत अच्छी किताबों में देखा जाता है ना। जैसे आर्थर वाइजर बुक है मॉडर्न फिजिक्स के लिए, बहुत अच्छी बुक है, ये किताबों में इसके बारे में काफी जानकारी मिलती है। तो ये एक प्रकार का ना बाइनरी सिस्टम है। तो वीडियो को पॉज करके या वीडियो को रिवर्स करके उतार लेना सारी चीज, और अपने हिसाब से चाहो तो 2-3 लाइन इस पे आप लिख भी सकते हो। तो जो नाभिक में जो नाभिक और जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके चारों तरफ चक्कर काटते हैं, वो काटते हैं सेंटर ऑफ मास के चारों तरफ। लेकिन नाभिक का द्रव्यमान बहुत ज्यादा होने की वजह से सेंटर ऑफ मास नाभिक पर ही शिफ्ट हो जाता है। इस वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर काटने लगता है। नाभिक लगभग स्थिर रहता है, क्योंकि वर्ताकार पथ की जो उसके जो वर्ताकार पथ की त्रिज्या होगी वो नाक के बराबर हो जाएगी, छोटी। अब सूर्य और पृथ्वी में भी यही होता है। क्या सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी से बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा है। तो सूर्य अगर बहुत ज्यादा नहीं होता तो सूर्य और पृथ्वी दोनों, इन दोनों के सिस्टम से बने सेंटर ऑफ मास के चारों तरफ चक्कर काटते। लेकिन सूर्य का द्रव्यमान हमारे सौरमंडल में सभी ग्रहों से बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा होने की वजह से सेंटर ऑफ मास सूर्य के ऊपर ही आ जाता है लगभग। तो सारे ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटते हैं ना, वरना सेंटर ऑफ मास के चारों तरफ चक्कर काटते। क्या यहाँ तक जो बताया अच्छे से पल्ला पड़ा। तो ये था बाइनरी सिस्टम। क्या था ये, बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम हमने पढ़ लिया। इसके अलावा एक ये पढ़ लिया
कि कितने एंगल पे कितने पार्टिकल डेविएट होंगे ये पढ़ लिया, संघट्ट प्राचल पढ़ लिया, जो आपके रदरफोर्ड का जो मॉडल है उसके क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं वो सारे हमने पढ़ लिए, है ना। तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही बहुत है, बाकी की हम और चर्चा करेंगे। अगली क्लास से हम शुरू करेंगे बोर का जो परमाणु मॉडल है वो। तो बोर के परमाणु मॉडल में कई प्रकार की चीजें हम पढ़ने वाले हैं, बहुत ही शानदार शानदार, तो उससे पूरी 100% फील आएगी।